करेक्ट है? स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि वी आर दी अथॉरिटी टू मेक ए लॉ, कानून बनाने का पावर उनके पास है विधानसभा में। तो विधानसभा वालों ने जो कानून बनाया, वो कानून जब वहां चीफ जस्टिस को कहा तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होगा, इसको आप ऐसे करिए। तो वहां का गवर्नर और जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमारे पास अथॉरिटी है, आप कानून बनाइए। वो कानून बना दिया उन्होंने। आपको यह बात मालूम है कि भारत के संविधान में एक विशेष पावर जुडिशियल रिव्यू का पावर है 226 में, जुडिशियल रिव्यू 226 में। किसी भी कानून का, कोई भी कानून आप बना सकते हो ये स्टेट, लेकिन ये सही है या नहीं इसे कौन टेस्ट कर सकता है? हाई कोर्ट, ओनली हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, नॉट द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। उन्होंने अपने ही चेलों से रिट करवा लिया और रिट में उन्होंने टेस्ट करके बोला कि जो ये बनाया है कानून, इसके अनुसार चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन, कंसल्टेशन मींस इफेक्टिव कंसल्टेशन, और इफेक्टिव कंसल्टेशन मींस द कंसल्टेशन गिवन बाय द चीफ जस्टिस इज मैंडेटरी अपॉन द गवर्नमेंट। टर्न डाउन कर दिया। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अंदाज में कहा कि ये जो झगड़ा है बहुत खराब है, कि गवर्नमेंट ऐसे कह रही है, हाई कोर्ट ऐसे कह रही है। ये संविधान के दो पिलर हैं, एक न्यायपालिका है, दूसरी कानून की बनाने वाली संस्था है। ये दोनों का झगड़ा बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही गलत है, भविष्य में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया निर्णय सही है। समझ में आ गई बात? निर्णय हुआ, न्याय नहीं। ठीक है ना, सही है। गवर्नमेंट बाउंड हो गई। मैं दो तीन चीजें आपको इसके बारे में बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं मैं, क्योंकि आर्टिकल 12 के अनुसार ये स्टेट है तो वहां हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये बात भारत के हमारे ही लोगों को नहीं मालूम। हमारे बहुत सारे लोग इधर से, बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि ये आपके रेवाड़ी में है, मैं भारत में जहां जहां भी जा रहा हूं, ज्यादातर हमारे लोगों को गलत इंफॉर्मेशन लोगों ने दे दिया, हमारे लोगों ने इसे वेरीफाई नहीं किया। अभी हमारे प्रोसिक्यूटर साथी बैठे हैं। अच्छा, जुडिशरी में विपक्षी वकील सरकार को रखने की जरूरत क्या है अगर इधर का वकील सब सच ही बोलता है? तो तालमेल तो बिठाना पड़ेगा सर। ना, तालमेल नहीं है, वो अपनी बात रखने का मौका मिले। हाँ, उसको तालमेल नहीं है। ये जैसे मान लीजिए इनको मौका मिलेगा अकेले, तो ये तो अपनी बात बोलेगा, ये क्यों अपने विरोध की बात बोलेगा? अपने फेवर की बोलेगा ये तो। इसीलिए भाई ये बनाया गया है कि भैया तेरी तू अपनी बोल, इधर भैया दूसरे का दिया गया, भैया अब बता। तो वो पन्ने खोल के बताता है, हजूर इनका ये है, ये है, ये है, ऐसे खोलता है ना, तो आप सच्चाई बता देते हो। तो आप उसकी स्टडी करते हो उसी पर्टिकुलर मामले की जिसमें ये अपनी बात रख रहा है, तभी तो आप विरोध कर पा रहे हो इफेक्टिव, और तभी निर्णय आ पाता है, न्याय हो पाता है। इधर क्या हो रहा है कि भारत के संविधान को इफेक्टिव तरीके से भारत में लागू करने के लिए वो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, वो भारत में प्रचार कर रहे हैं, उनके प्रचार को और इंटरप्रिटेशन को हम केवल मान रहे हैं। उसको वेरिफिकेशन या उसका सही इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए, हमारी तरफ से कोई उसका इफेक्टिव अभियान है भारत में। जैसे अभी हमारे लोगों ने इधर बात किया आर्टिकल 312 की ना, कुछ लोगों ने इधर से बोला, तो चूंकि अब बैठे हैं तो थोड़ा सा जरूरी है। हमारे लोगों को एक गलतफहमी है कि अगर भारत में नेशनल जुडिशियल कमीशन बन जाए या ये ऑल इंडिया वाला बन जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज खत्म हो जाएंगे। ज्यादातर लोग ऐसा ही मानते हैं। उनको ये चर्चा करो, साहब वो नेशनल जुडिशियल कमीशन बन जाए ना, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बन जाए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बन जाए, झंझट खत्म। अब इनको ये बात कौन समझाए? अभी भारत में समझाने की बात ही नहीं आई। अरे मेरे भाई, आईएएस का
तरह आईजीएस बन सकता है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट आईजीएस से नहीं हो सकता। वो आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एडीजे तक की बात तो वही है। करेक्ट है। मैं यहीं से पढ़कर मैं दो चीज केवल आपको, केवल ज्यादा नहीं, केवल एक चीज, केवल आप सब पढ़े लिखे साथी है, केवल मैं क्लॉज 3 पढ़ रहा हूं। The All India Judicial Service referred in clause 1 shall not include any post inferior to that of a district judge as defined in Article 236। 236 ये लो आप। अब आपका कंफ्यूजन आज मुझे लग रहा है, शायद कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे साथी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आप जितना समझा दोगे, हम जितना समझेंगे उतना बताएंगे, तो ये बात सच है। हम उतना ही केस जज को बता सकते हैं जितना हम जानते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन 236 में दिया है, वो सीधा सीधा केवल 2 लाइन पढ़ के मैं बता दूं। दी एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स जज ऑफ ए सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ ए स्मॉल कॉजेज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जजेस। The expression judicial service means a service consisting exclusively of persons intended to fill the post of district judge and other civil judicial posts inferior to the post of district judge। मैं एक महत्वपूर्ण बात पर आपका ध्यान आकर्षित इसलिए करना चाहता हूं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज ए इंस्टीट्यूशन विच इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इस बात से भली भांति जानकार हैं केशवानंद भारती और बाद के केसों से कि कोई भी भारत के संविधान में ऐसा संशोधन हो ही नहीं सकता जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिफीट करता हो। दिस कंट्री इज यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। देयर इज ए फेडरेशन इन इंडिया, देयर इज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द 2 parties political system. There is not a presidential form, parliamentary form है इधर। तो ये हमें अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि अगर आईजीएस बन जाएगा तो इससे होगा, आईजीएस से केवल एक चीज होगी, ऑल इंडिया लेवल जैसे आईएएस को कैडर अलॉट हो जाता है, ऑल इंडिया में कहीं भी अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है, उसी प्रकार अगर आईजीएस बना तो आईजीएस से वो आपका सिलेक्शन इंडिया लेवल पर होकर डिस्ट्रिक्ट के जो प्रदेश के कैडर हैं वो अलॉट हो सकते हैं। बात वही है सर, यूपीपीसीएस वही जो आप कह रहे हैं, एचपीएससी, हाँ वही है, वो रहना सेशन जज तक ही है। हाँ, है ना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होना है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो बेसिक स्ट्रक्चर है और उस स्टेट के ये हाईएस्ट कोर्ट हैं और रहेंगे। इसको हमें संविधान की जानकारी के अनुसार समझ लेना चाहिए, ये हैं और रहेंगे। अब हमारा मामला क्या है, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका पहला सवाल ये बनना चाहिए कि सर क्यों है। आप भारत के संविधान के आर्टिकल 16 और सब क्लॉज 4 को आप पढ़ो तो आपको भी मालूम है, बहुत शॉर्ट में, मैं यूपी की जानता हूं, आप यहां की जानते होंगे, हरियाणा की। क्या हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 क्या हरियाणा की, मैं रेवाड़ी कोर्ट में बैठा हूं या जिले में बैठा हूं, यहां मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबसे छोटे से शुरू करके डिस्ट्रिक्ट जज तक हैं। क्या उनमें से एक भी आदमी शेड्यूल कास्ट का नहीं है? कई है, 2 होंगे, 3 होंगे। देखो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होगा तो एसीजीएम होगा, एसीजीएम नहीं होगा सीजीएम होगा, सीजीएम नहीं होगा तो एडीजे होगा, हाँ? डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होगा, बस यही है नॉर्मली, मान लो, बस सही है। ये ऐसा नहीं है कि ये यहीं है रेवाड़ी में, पूरे हिंदुस्तान भारत में आया ना, हिंदुस्तान आया ना, आज नहीं सुधरेगा ये। क्या है, आज की बीमारी है ही नहीं, पुरानी बीमारी है। ये ऐसा नहीं है कि इनकी है, ये बड़े जिस प्रकार का माहौल बनाया फैल गई है, जिस प्रकार का माहौल बनाया है, हम उसमें एडजस्ट हो रहे हैं। बात समझ नहीं, मैंने कहा, इन्होंने बोला तो हमने, ये तो हमारा लॉजिक तो कोई है ही नहीं ना। हिंदुस्तान तो होगा हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान क्यों है, किस लिए, मतलब नहीं है, खैर लिव इट। तो
तो भारत में पूरे में यह स्थिति है कि आप भारत के किसी भी जिले में चले जाओ, निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट के, अदर बैकवर्ड क्लास के, एक आध माइनॉरिटी के जजेस आपको लोअर जुडिशरी में मिलेंगे। लोअर जुडिशरी को 3 कॉन्सेप्ट में देखते हैं। लोअर जुडिशरी मींस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, नंबर 2 हायर जुडिशरी यानी हाई कोर्ट, और सबसे टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट। हम जुडिशरी पर कंसंट्रेट क्यों कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इधर आता हूं। भारत के संविधान का जो पिलर है वो 3 पिलर हैं, 3 पिलर कॉन्स्टिट्यूशनली। फर्स्ट पिलर इज क्रिएशन ऑफ लॉ, क्रिएचर ऑफ लॉ, आइदर टू यूज पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर। कानून बनाने का काम उनके पास है, पूरा खत्म। कानून बनाने का जो क्षेत्र है, मैं अदर बैकवर्ड क्लास की बात बाद में करूंगा, माइनॉरिटी की बात बाद में करूंगा। क्या भारत के किसी भी राज्य में आप कह सकते हो कि आपके एमएलए नहीं हैं? क्योंकि भारत का संविधान जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से बाई बर्थ लेकर आए आप, तो आपके एमएलए भी हैं, सांसद भी हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आपके लिए, हमारे समाज के लिए वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये अलग इशू है। सही है, वो काम कर रहे नहीं कर रहे ये अलग इशू है, लेकिन हैं आप और हम इंकार नहीं कर सकते पहले दिन से। तो वहां जब हमारे लोग हैं, इसलिए हम पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे। पॉलिटिकल क्षेत्र में हमारे समाज के राष्ट्रीय से लेकर जिला लेवल तक तमाम राजनेता इधर उधर गली में घूमते टहल रहे हैं। अब मैं पार्षद बनने लायक हूं, मैं विधायक बनने लायक हूं, मैं जिला पंचायत बनने लायक हूं, मैं एकदम ये विकास कर डालूंगा, वो विकास कर डालूंगा, ऐसे बहुत सारे संगठन घूम टहल रहे हैं। हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, वो लोगों के लिए छोड़ दिया हमने फील्ड कि भाई नेतागिरी कर रहे हैं, करने दो भाई। दूसरा इशू, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है भारत के संविधान में, जो पिलर है दूसरा, वो दूसरा पिलर है एग्जीक्यूटिव। करेक्ट। बने हुए कानून को अमल में लाना। पूरे भारत भर में, जैसा आप सब जानते हैं, सेंट्रल लेवल पर यूपीएससी है, इधर हर स्टेट का अपना वो है। तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, डीएम नहीं होगा तो एडीएम, एडीएम नहीं होगा तो एसीएम, एसीएम नहीं होगा तो एसडीएम, एसडीएम नहीं तो तहसीलदार, 2 4 से 10 अधिकारी हैं कि नहीं हर जिले में आपके? हैं? तो वो भी शून्य नहीं है। 21% नहीं भरा अलग विषय है, शून्य नहीं है। लेकिन यहाँ सेशन जज शून्य है। मैंने कब मना किया? सेशन जज, मैंने डिस्ट्रिक्ट जज कह रहे हैं ना आप, तो सेशन जज, तो मैंने उसकी बात ही नहीं किया, मैंने पूरा होल उसकी बात किया। मतलब पूरा एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यूनिट मान रहे हैं हम लोग, सेशन जज को यूनिट नहीं मान रहे हैं ना, वो तो मुझे मालूम है सेशन जज नहीं है। तो इसमें भी हमारे लोग हैं। इफेक्टिवली कितना हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, एक थोड़ा अलग विषय है। फिर तीसरा पिलर बनता है जुडिशरी का। तो जैसे जुडिशरी के रोल को पहले समझने की बात है, हम लोग 2-3 जुडिशरी को मैंने कहा कि 3 खंबे, 3 स्टेज पर है, एक डिस्ट्रिक्ट पर है, एक हाई कोर्ट पर है, एक तीसरा सेंट्रल में है। सपोज मानिए कि ये लेजिस्लेचर है, अब इसको भारत के संविधान ने अथॉरिटी दिया कानून बनाने का, तो इसके मन में आएगा वो बनाएगा ये, या इस संविधान में इनको ऐसी शक्ति मिली है कि जो चाहे ये बना दे? भारत के संविधान ने इनको शक्ति दिया और पहले पन्ने पर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है, वो इनका मैक्सिमम क्राइटेरिया है। और स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट बनी है, सेंट्रल के लिए सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट बनी है, पूरा प्रोसीजर डिसाइड है। करेक्ट। इस संविधान की प्रीएम्बल के बाहर जाकर ये कोई कानून बना सकते हैं? अच्छा, बना दिया तो क्या करेंगे? अगर बना दिया इन्होंने, जैसे इधर हमारे उत्तर प्रदेश में उस लंगोटी ने क्या किया, मैं उसको मुख्यमंत्री योगी ना कहकर लंगोटी कहता हूं, तो शॉर्ट में बाबा आदमी का सम्मान हो जाता है। लंगोटी बाबा ने कहा कि चीफ जस्टिस हमारे यहाँ गोविंद माथुर साहब, राजस्थान के चीफ जस्टिस, और सीनियर जज रमेश सिन्हा साहब लखनऊ में बैठे होंगे, तो जा रहे थे, तो उन्होंने देखा गाड़ी में से अचानक कि पोस्टर लगे हुए हैं, कुछ लोगों के पोस्टर्स। तो उन्होंने देखा इन पोस्टर्स पर लिखा था कि एनआरसी के गुंडे और अफवाह, ये सब इस तरह लिखा था। तो उन्होंने देखा यार ये पोस्टर लगा दिया है इन्होंने, और ये किस कानून में लगा दिया? तो चीफ साहब जब इलाहाबाद वापस आए तो वो अपनी कोर्ट में बैठकर उन्होंने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया। सुमोटो
कि ऐसे ऐसे देखा हमने और ये, और गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया और गवर्नमेंट से पूछा कि आप हमें बताओ किस कानून के तहत आपने ये लगाया, और उन्होंने उसमें डिटेल्ड ऑर्डर पास किया कि ये है जो पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 का कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तो उल्लंघन है सीधा सीधा फंडामेंटल राइट का, आप कैसे कर सकते हो ये, उसकी जान को खतरा पैदा हो गया, लिखा। तो अब जो लंगोटी है उस लंगोटी को उसने अपने तुरंत वकील बुलाए होंगे। ये भारत सरकार बिना वकीलों के नहीं चलती, भारत के संविधान में इसलिए व्यवस्था की है, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल। इधर स्टेट सरकार भी बिना वकीलों के नहीं चलती है, इसलिए बिना चुनाव लड़े सीधा कैबिनेट मंत्री माना जाता है एडवोकेट जनरल, है ना। हमारे बिना नहीं चलेगा, पार्टिसिपेट करता है वो, उसके बिना है ही नहीं वो उसमें विधानसभा में, लोकसभा में, वही बोल रहा हूँ, वोट नहीं डाल सकता, वोट नहीं डालेगा, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन, जितनी भी लॉज के बिल आते हैं सब पर उसका सही है ना। हम वो वर्ग हैं, हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं हैं जो उनका बिल पास करते समय उनसे नहीं पूछेगा। यहाँ देश में कोई भी कानून बनेगा हमसे पूछेगा, हम में से ही कोई एडवोकेट जनरल है ना, वकील ही है अल्टीमेटली। उन्होंने पूछा भाई क्या करें, बोले कानून तो नहीं है। बोले फिर क्या करें, कानून पास कर लो। बोले कानून कैसे पास कर लो, बोले विधानसभा सत्र नहीं है। बोले उसका भी आइडिया है, ऑर्डिनेंस ले आओ, 6 महीने तो चलेगा, आगे की आगे देखें साले की, 6 महीने तो चलेगा देखें। उसने कहा हाँ भाई जवाब बताओ किस कानून में। बोले साहब ये रहा ऑर्डिनेंस, और साहब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर दिया। उसमें लागू करने के भी 2 तरीके हैं, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। बड़ा बदमाश है, कह रहा था कानून नहीं है तो कह रहा कानून बना दिया। फिलहाल अगर वो गलत कानून बनाते हैं तो क्या कोर्ट के चैलेंज किए बिना क्या जनता को ये कहने का कोई अधिकार है कि हम तेरा कानून नहीं मानेंगे? यू थिंक अबाउट इट सीरियसली, नहीं ना। वो गलत हो या सही हो जनता को मानना ही होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव उसको पालन कराती ही है। एग्जीक्यूटिव के पास ये अधिकार नहीं है एसपी के पास में उस कानून के बारे में कहे कि गलत है सही है, सही है। अगर इन्होंने गलत कानून बनाया संविधान के दायरे से बाहर, और वो गलत है या नहीं है या सही है, इसको टेस्ट करने की जो अथॉरिटी है केवल हायर जुडिशरी के पास में है। यानी तुम्हारे बनाए गए कानून को मैं बताऊंगा सही है कि नहीं, तो जो सही और गलत बताने की जो क्षमता रखता है वो बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? हाई कोर्ट सुप्रीम हो गया। ये अथॉरिटी भारत के संविधान में हायर और सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को मिली, तो भारत को चलाने वाली जो शक्ति है अगर वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, उसी प्रकार ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं। लोअर जुडिशरी सिंपली टू डील द इश्यूज विच आर द पर्सनल्स। इसने एक झापड़ मार दिया 323 लगाओ, गाली दे दी साहब 504 लगाओ, धमकी दे दी 506 लगाओ, साहब मेरी मेड़ काट ली उस पर वो लगाओ। सिविल के विवाद, जमीनी विवाद, क्रिमिनल के विवाद, 2 व्यक्ति को झगड़े के विवाद, रेवेन्यू के विवाद, एग्रीकल्चर के विवाद, 2 पार्टियों के विवाद हैं, वो 2 समूहों के अधिकारों के विवाद नहीं है। 2 समूह के अधिकारों का विवाद तो नहीं है ना, पर्सनल इश्यूज हैं वो। इसकी वजह से हमारे लोग वहां कम मात्रा में ही सही, लेकिन वहां रिप्रेजेंटेशन हमको दिख रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जहां से ये डील हो रही है चीज जो मैंने बताया, कानून की वैलिडिटी और इनवैलिडिटी, या जितने आपके सर्विस के इश्यूज हैं, आपके फंडामेंटल राइट के इशू हैं, जितने भी ये इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज हाई कोर्ट के द्वारा डील होते हैं। अब इधर हम लोग हाई कोर्ट पर थोड़ा सा आते हैं। हाई कोर्ट में हम लोग जैसे सब जानते हैं कि हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है, आपको मालूम ही है मेरे ख्याल से। आपको मालूम होगा कि भारत के इस जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमको शायद पता होगा, और नहीं पता है तो पता होना चाहिए। भारत की न्यायपालिका को बर्बाद करने का सबसे पहला स्टेप किसने उठाया? इंदिरा गांधी। करेक्ट। मैं कहता हूं आरएसएस, भाजपा तो कुछ भी नहीं है।
मैं भाजपा शब्द इस्तेमाल नहीं करता, मैं आरएसएस शब्द ही इस्तेमाल करता हूं। आरएसएस में भाजपा है और भाजपा में आरएसएस है, इसलिए आरएसएस ही है। आरएसएस तो कुछ भी नहीं है। इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने पूरी की पूरी जुडिशरी को खाने की कोशिश किया, और उस समय के जजेस को मेरा मन करता है धन्यवाद करने का कि उन्होंने जुडिशरी को बचा लिया। कैसे? राजनारायण जी का नाम याद है? रायबरेली का चुनाव याद है? राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी के विरोध में जब वहां चुनाव लड़ा और उसने गड़बड़ी करके बेईमानी से चुनाव जीता इंदिरा गांधी ने, और चुनाव जीत के वो प्रधानमंत्री बन गई देश की। जब वो प्रधानमंत्री बनी तो उसके चुनाव को राजनारायण जी ने इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दिया। इलेक्शन पिटीशन बहस किसके यहां हुई? जगमोहन सिन्हा, जिनका नाती, जगमोहन सिन्हा का लड़का, नाती विपिन सिन्हा, अभी हाई कोर्ट से जज से अभी रिटायर हुआ। जगमोहन सिन्हा के यहां शाम जब आई तो प्रधानमंत्री, जैसे आयरन लेडी कहा जाता है, जो उस आयरन लेडी का मुकदमा आया, तो आपको मालूम होगी शायद या नहीं है, आई भी उसके घर के चप्पे चप्पे पर थी। वो जानना चाहती थी कि क्या निर्णय करने वाला है। उस स्टेनो को सेट किया गया था कि जैसे ही तुझको निर्णय लिखाया जाए तुरंत हमें बता देना। जज स्टेनो को तो लिखाएगा, किसी को मालूम पड़े ना पड़े स्टेनो को पता चलता है। तो स्टेनो बार बार कहता था, मैडम अभी मालूम ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं रहा है। साले सोचते थे कोई दिक्कत नहीं, साला लिखाएगा ना, तू बता देना हमको। अब जगमोहन सिन्हा ने तारीख निर्धारित कर रखी थी कि फलानी तारीख को जजमेंट डिक्लेयर होगा, और वो रोज पूछते थे कुछ लिखाया क्या? बोले नहीं लिखाया। ठीक है, तारीख आ गई जजमेंट की, लिखाया क्या? बोले नहीं लिखाया। फिर तब क्या करेगा? तारीख देगा। लोग आए, जगमोहन सिन्हा कोर्ट में आए, उसमें छपा था डिलीवरी ऑफ जजमेंट उस पर, लिस्ट पर, और वो आए और उन्होंने उसके चुनाव को निरस्त कर दिया, इलेक्शन पिटीशन को अलाउ कर दिया। तो वो तो हकबक रह गई। जज में उसको, साले को जैसे ही वो गया तुरंत उसको पकड़कर, तू तो करता कुछ लिखाया नहीं है। बोले मुझे तो लिखाया ही नहीं है। तो मुझे क्या मालूम कैसे आ गया? और साले स्टेनो को नहीं लिखाया तो फिर कहाँ से आ गया? और नीचे गया वो चैम्बर में, तुरंत रिजाइन कर दिया। सुना कभी आपने? 10 साल? हाँ। अच्छा जी। 6 साल तक रोक लगा दी थी उसको। तुरंत रिजाइन कर दिया था नीचे जाके चैम्बर में। इंदिरा गांधी ने पूरी शक्ति लगाई, उन्होंने पूछा, बाद में वो एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। इंदिरा गांधी ने पूछा, आईबी से लगाया, साले पूरी बताओ खबर कि तुमको पूरे चप्पे चप्पे पे लगाया, पता कैसे नहीं चला इसने जजमेंट लिखाया? बाद में पता चला जब वो टॉयलेट में जाते थे तो टॉयलेट में बैठकर ही जजमेंट अपने हाथ से लिखते थे। घर वालों तक को नहीं मालूम पड़ा कि जजमेंट लिख रहा है। ईमानदारी का वो लेवल था उसका, और उसको मालूम था कि मेरे जजमेंट डिक्लेयर करने के तत्काल बाद मुझ पर दबाव डाल दिया जाएगा, इसलिए उसने कहा मैंने अब रिजाइन ही कर दिया, अब तो तुम कुछ भी करते रहो। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, नैन की पालकीवाला का साहब वकील थे, नैनी पालकीवाला साहब ने जब यहां पिटीशन किया, एंटरटेन हो गई, स्टे नहीं मिला। नैन की पालकीवाला साहब को उन्होंने बुलाया, इंदिरा गांधी जी ने, हाँ भाई सिचुएशन बताओ। बोले साहब मैडम फर्स्ट स्टेज थी तो पहले दिन स्टे नहीं हो सकता था, उसका नियम है, इसलिए ऐसा है। तो बोलो खबर क्या है, क्या हो जाएगा ना? अब यहीं पर वकालत आ गई, मैडम हो जाना चाहिए। बोले हो जाना चाहिए? अरे हो नहीं जाना चाहिए, हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना? सॉलिसिटर को बुलाया, बोलो क्या बोल रहा है केस, क्या होगा? तो उसने कहा माय लॉर्ड मैडम 99% मैडम हो जाएगा।
कहा 99 छोड़िए, 1% बता क्यों नहीं होगा। वो भी बहुत मुक्किल बोलते हैं ना आपसे, हमसे। हाँ, वो भी वकील थे ना। वो पता उसने कहा, मैडम ने कहा कि 99 हो जाएगा, आप वो छोड़ो, ये 1% बताओ क्यों नहीं होगा। तो उसने कहा मैडम जज है, क्योंकि जिस दिन ये बात हो रही थी उस दिन जुडिशरी स्वतंत्र वास्तव में थी, मोदी की तरह। कहने की बात नहीं है। जब ये बात आई, बोले मैडम, बोले 1% के बारे में आप क्या कह सकते हो। नैन की पालकी वाला बीएन सिंह जैसा छोटा वकील नहीं था तो अंडर प्रेशर में कह देता कि प्रधानमंत्री कह रही है तो बोल दूं 100%। उन्होंने कहा मैडम 99 कह सकते हैं, हम 100 नहीं कह सकते। बोले ऑल राइट, यू गो, थैंक यू। तुरंत अपने पॉलिटिकल सलाहकार को बुलाया, क्या करना चाहिए। बोले अमेंडमेंट ले आओ संविधान में। उस संविधान में अमेंडमेंट लाओ, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाओ, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और फलाप के इनके चुनाव को ही इलेक्शन पिटीशन के दायरे से बाहर कर दो। देश की व्यवस्था को समझने की जरूरत है माय डियर लर्नेड फ्रेंड्स। इस देश की आजादी भी वकीलों के लड़ने से ही मिली थी। डॉक्टर अंबेडकर वकील के ही माध्यम से लड़ने से हम समाज को आज़ादी अधिकार मिले थे। और आज भी अगर इस देश को कोई दे सकता है और देगा तो मेरा विश्वास है आप लर्नर एडवोकेट्स ही दे सकते हो, किसी और के बस की बात अब है नहीं है। जो उस पॉलिटिकल एडवाइस पर भारत के संविधान में संशोधन आ गया, उस संशोधन को लाने के बाद में उधर उन्होंने उस चैलेंज को यह कर दिया कि जब ये चैलेंज हो ही नहीं सकता रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो अपने आप वो जजमेंट नल एंड वॉइड हो गया। जब उन्होंने पूरी जुडिशरी को खाने की कोशिश किया, मैं उन ईमानदार जजों को सलाम करता हूं उस समय जो थे। वो अमेंडमेंट राजनारायण जी ने चुनौती दिया, वो चुनौती पिटीशन में आई और उस पिटीशन पर तब फिर उस समय के जो जजेस थे, जेएम शाह साहब वगैरह और जो लोग थे, उस पिटीशन को सुनकर उन्होंने उस भारत के संविधान को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया और कहा कि इससे तो बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है वही खत्म हो जाएगा। अगर एक बार प्रधानमंत्री बैठ गया तो वो तो फिर कुछ भी अमेंडमेंट करता रहेगा। ये तो उसका चुनाव का ही मैटर है। इंदिरा गांधी को डिफीट कर दिया देश में। उसके बाद में इमरजेंसी आई 1975। सही है, बिल्कुल आई थी। वकीलों की लड़ाई थी वकील ही बताते हैं, वकील। और उस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, पॉलिटिकली उसने सामान्य जनता को मूर्ख बनाया, इमोशन जो भी कुछ होता है। उसके बाद सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद क्या किया, जितने भी सीनियर मोस्ट जजेस थे उनका शोषण शुरू किया और शोषण शुरू करने के बाद में अपने चहेते जूनियर्स को उसने चीफ जस्टिस बनाया। जो सीनियर मोस्ट जजेस थे, ईमानदार थे, मेरिटोरियस थे, उनको लगा कि यार ये तो चापलूसों को बैठाया जा रहा है, हमको हटाया जा रहा है। उसके दबाव में सीनियर जजेस ने रिजाइन कर दिए। तब कुछ जजों को यह बात समझ में आई बाद में कि रिजाइन करना हल नहीं है, इस देश को और संविधान को बचाना हल है। और तब उन्होंने दो फॉर्मूला अपनाया कि हमें ऐसी योजना बनानी होगी कि संविधान भी बचे और जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट बने। तब उन्होंने कॉलेजियम की व्यवस्था को, कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और डेवलप कर उन्होंने ये कहा कि अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ही करेगी लेकिन रिकमेंडेशन हमारी होगी। रिकमेंडेशन हमारी इसलिए होगी क्योंकि जो आदमी जज बनता है वो वकालत करता है, वकालत हमें मालूम है, वो जानता है कि नहीं जानता है। तुम प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री को, मशीनरी को ये बात नहीं मालूम कि ये वकालत जानता है कि नहीं जानता है। दूसरी बात, आपके और हमारे इस दिमाग में से ये बात निकल जानी चाहिए कि कॉलेजियम इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इट इज ए बेसिकली रॉन्ग स्टेटमेंट। कॉलेजियम इज द सिंपली रिकमेंडिंग बॉडी। गवर्नमेंट ऑफ लॉ मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री एंड द प्रेसिडेंट इज टू बी इशूड द वारंट्स और द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस। लेकिन सर ये प्रॉब्लम है ना, वो भेजेंगे नहीं। मैं आगे बोल रहा हूं, अभी बाद में अभी करते ये सही है। लेकिन उन्होंने उसमें
जो भी किया, उस समय हमारा तो कोई रोल नहीं था। जिस समय ये निर्णय आ रहा था उस समय भी हमारे जजेस नहीं थे। अब हमारा रोल शुरू हो रहा है। हमारे जजेस तो उस समय भी नहीं थे और आज भी नहीं है। उन्होंने उस रिकमेंडेशन में जो कॉलेजियम बनाया है, कॉलेजियम सिस्टम है, जो सीनियर मोस्ट जज होता है चीफ जस्टिस, और जो सीनियर मोस्ट 2 जजेस होते हैं, ये 3 लोगों का कॉलेजियम होता है। और इधर जो होता है, इधर चीफ है और सीनियर मोस्ट 2 जजेस हैं, और जो कंसर्न स्टेट से जिसका नाम आता है वो जज उसमें इंक्लूड होता है। ये सिस्टम है गवर्नमेंट के माध्यम से। अब कॉलेजियम में उन्होंने एक बाध्यता क्या कर दिया कि गवर्नमेंट को कॉलेजियम की रिपोर्ट माननी होगी। ये उन्होंने बाध्यकारी बनाया। एक बार आप वापस कर सकते हो सजेशन भेजकर, तो हम दूसरी बार भेजेंगे तो आपको बनाना पड़ेगा। ये उन्होंने मैंडेटरी बना दिया, आपको रिकमेंडेशन माननी पड़ेगी। गवर्नमेंट के पास में एक अथॉरिटी है कि हम आज अपॉइंटमेंट करें या ना करें। तो आपने देखा होगा रिकमेंडेशन आती है, गवर्नमेंट के पास पड़ी रहती है साल भर, पता लगा कि तब तक जो रिकमेंडेशन भेजने वाला जज है ना वही निकल जाता है, तो वो पूरी रिकमेंडेशन को बेकार कर देते हैं। ये करते हैं।